नमस्कार। नमस्कार जी। आज हमारे साथ में है जितेंद्र जी मेला। ये झुंझुनू से हैं आप? जी। झुंझुनू से। और ये हमारा मित्र है सुखराम धोलिया। जी। पटीदार आदमी है, बड़ा जागीरदार है, जमीन जायदाद अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं और मेरा है खास दोस्त, लंगोटिया यार, जिगरी दोस्त। और हम साथ पढ़े हुए भी थे हैं और हमने पशु भी साथ में चराए थे। दाव चराऊं था, पहले फेल हुई का मान दोनों दाव चराऊं था। आप राम किशोर जी फिरोदा है, अध्यापक है रिटायर्ड, और आप हमारे मनसाराम जी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं फिरोद के। और हम आपसे मिलने के लिए आए क्योंकि आप जो यात्रा कर रहे हो, साइकिल यात्रा, उसका तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह हमें पता लग गया। और वैसे मुझे आपके बारे में युवा बेनीवाल ने फोन किया था कि यार वहां से जितेंद्र जी आ रहे हैं और आप मिलना। तो मेरी इच्छा थी कि आपसे मुलाकात की जाए। तो हम आपसे इंटरेस्टेड थे इस JNU के नाम से। सबसे पहले तो कि यार आप JNU से पास आउट है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि JNU जैसे संस्थान से निकले हुए लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और आपका जो यात्रा के जो बिंदु हैं उनको भी हमने आपके वीडियोज वगैरह सुने थे, तो उनको भी देखा, हमने सुना कि भाई आपके दो मुद्दे हैं। एक तो अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं यहाँ, और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात है, ये व्यावहारिक कितनी है और क्या किसी देश में इस तरीके का है, प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का कोई आरक्षण जैसी, या बाकी देशों में आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, अपने यहाँ ही है ये? इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? नहीं, ऐसा है रामकिशोर जी कि यूनाइटेड अमेरिका जो है, वो सबसे परिपक्व लोकतंत्रों में से एक लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो वहाँ जो सबसे बड़ी जो कंपनियां आज, जिनकी अर्थव्यवस्था, मतलब ये जो बांग्लादेश है, इस तरह के जो देश हैं, उन एक एक कंपनी की टोटल बजट उन देशों से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी वो मतलब कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। ये इनका मतलब इतना बड़ा उनका बजट है। तो उनके अंदर जो हर साल जो है वहां पे जितनी भी ये कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में, इनके अंदर हर साल वहाँ एक सर्वे होता है कि वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ पे उनकी जो नौकरियां हैं उनके अंदर कितनी हिस्सेदारी है, कि वहाँ के गोरे कितने हैं, काले कितने हैं, वहाँ के एशियन वहाँ जो है वो कितने हैं। मतलब अमेरिका के समाज में जितनी जातियां समुदाय हैं, उनके अंदर उन नौकरियों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, इस बात को वो ट्रैक करते हैं। और उनको ऊपर एक तरह से ये एक नैतिक दबाव होता है कि भाई जितने समुदाय हैं वहां के, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये जो इंडिया से गए हुए जो अपने लोग हैं, जो एशियन कहते हैं या भारतीय मूल के हैं, ये वहाँ इसी दबाव से वहां पर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो व्यवस्था है कि सब लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात से ये लोग वहां नौकरियां हासिल करते हैं। वो लोग, वो जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे US में और UK में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ऑक्सफोर्ड हुई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई, ये बड़ी बड़ी और वहाँ की जो सरकारें हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं हमारे जो गरीब देश हैं, अपने जैसे जो विकासशील देश हैं। अब तो ये कम हो रहा है मोदी जी के आने के बाद, लेकिन जो स्कॉलरशिप देते हैं उसमें भी जो है वो एक तरह से हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्ग वहां से आए चुन के। तो वहाँ ये लोग जो है वो, कि हम लोग यहाँ इंडियन गरीब है, तो ये लोग वो आरक्षण लेके ये लोग वहां जाते हैं। अच्छा, ठीक है, स्कॉलरशिप लेके। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था विकसित देशों के अंदर पहले से है। अच्छा, कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर उनके जितने समुदाय हैं उस देश के अंदर रहने वाले, उनकी हिस्सेदारी वो हमेशा से देखते रहे। अच्छा। और उसके ऊपर उनका दबाव रहता है, उनका एक पूरा तंत्र है, वो काम करता है कि समाज का जो वर्ग है वो सभी लोग वहां हों। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है
किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए का जो पैकेज है, जैसे आज जो अडानी अंबानी है या टाटा बिरला है या इस तरह की सैकड़ों कंपनियां हैं, वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं है। पता है सबको कि कौन लोग काम कर रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा ना सरकार जुटाती है, ना ये कंपनियां खुद जारी करती हैं कि आज भारत के अंदर संवैधानिक रूप से अपने जो अपन ने वर्ग बनाए हैं कि भाई जनरल कैटेगरी, उसके बाद SC ST OBC और अब EWS आप कह लो, तो ये जो व्यवस्था है, तो इसका सर्वे इन कंपनियों के यहाँ होना चाहिए कि हर जो आपका पद है उस पद के अंदर कौन से वर्गों की हिस्सेदारी कितनी है। सबसे पहली बात तो ये है, और ये जब होगा तब हम ये कह रहे हैं कि और ये बात जो है राजनीतिक पार्टियों के बीच जारी है, ये सिर्फ अपन नहीं कह रहे, ये मंडल कमीशन की सिफारिश है। अच्छा, जिस मंडल कमीशन से OBC का आरक्षण लागू हुआ, ये जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश है, जो एक संवैधानिक बॉडी है। ये कई संसदीय समितियों की सिफारिश है, ये कई राजनीतिक पार्टियां इस पर अपने चुनाव घोषणा पत्र के समय लोगों के बीच घोषणा करती हैं और नेताओं के बीच ये बात जारी है। अभी तमिलनाडु में जो है वो जो जाति जनगणना करवाई है कांग्रेस सरकार ने, तो उन्होंने ये देखा है कि भाई वहां जो कंपनियां हैं उनके उच्च पदों पर जो कॉर्पोरेट रूम है वहां कौन लोग बैठे हैं। तो ये पूरी तरह से व्यवहारिक बात है। आज भारत के अंदर जो कंपनियां, उनके बजट बहुत उनके लाखों करोड़ों रुपए के अंदर उनका बजट हो गया है, वहां लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज हासिल करने वाले अफसर हैं, नौकरियां हैं। आज भारत की जो टोटल नौकरियां हैं उसके अंदर सरकारी नौकरी तो सिर्फ 3 और 4% है। अच्छा, 96-97% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में, नौकरियां, रोजगार। तो वहां समाज के लोगों की क्या हिस्सेदारी है, इस देश का अलग अलग जो वर्ग है वो पता करनी होगी, और वहां पर जो है वो सब लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। तभी जो है वो ये जो भारत है, OBC SC ST जितने गरीब लोग हैं, EWS, इन लोगों को तभी भारत जो बदल रहा है, जो विकसित, जो पूरा पैसा आ रहा है भारत के अंदर, आज कहो जा रही है कि भारत दुनिया को चौथा नंबर को पिछाड़ो देश बन गो अर्थव्यवस्था के अंदर, और आने वाले 2 साल में भारत दुनिया को तीसरे नंबर को पिछाड़ो देश बन जाएगा। लेकिन क्या अपने लोगों तक सुख सुविधा पहुंच रही है? कौन पहुंच रही? सारो माल मड़ी दो ऊपर इकट्ठा हो रहे, अडानी अंबानी टाटा बिरला कर, और वह जो लोग बैठे लाखों करोड़ों रुपया को पैकेज हासिल कर रहे हैं जगह अफसर, वह लोग सारे देश को जो आज मड़ाई आ रही है, अभी को फायदा उठा रहे हैं। आज भारत के अंदर पिस्सा की कमी नहीं है, बहुत पिस्सो आ रहे हैं। हर साल भारत की GDP तकरीबन 8-9% की रफ्तारों गति विकास कर रही है, लेकिन आम लोगन भी को कोई फायदा नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बठे जकी लाखों करोड़ों रुपया की नौकरियां ही बठे आ वर्गा की कोई हिस्सेदारी को नहीं। तो ये बात जो आप कह रहे हो, क्या सरकार तक पहुंच रखने वाले लोगों में से या उन ग्रुप में से या राजनीतिक पार्टियों में से भी कोई ये बात कह रहा है? बिल्कुल कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी कई बार इस बात को कह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया इस पे कि भाई यदि हम लोग सरकार में आए, तो हम इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट रूम हैं, वहां पर ये जो देश के OBC SC ST के लोग हैं, ये कैसे घुसे, इस बात की कोई व्यवस्था की जाएगी। उसका तरीका क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या चीजें होंगी, वो तो एक्सपर्ट बैठेंगे, और जब देश के लोग जब चर्चा करेंगे तो रास्ता निकलेगा। मतलब शुरुआत शुरू हो चुकी है बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा, सिर्फ समाज को जागने की जरूरत है। नेता तब तक नहीं बोलेंगे जब तक समाज नहीं बोलेगा। नहीं, ये सरकार के अंदर जो OBC का आरक्षण लागू हुआ ना, उस समय भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ था कि आरक्षण लागू हो जाएगा क्या, या जाट भी OBC में आ जाएंगे क्या, और हो गया तो लाभ मिल गया। तो अब जो आप बात उठा रहे हैं कि यार प्राइवेट सेक्टर में भी ये लागू होना चाहिए, तो अभी तो ये मतलब बात अविश्वसनीय लग रही है कि यार प्राइवेट सेक्टर में कौन घुसने देगा, अपने को कैसे घुस देगा, वो तो निजी मामला है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि यार राहुल गांधी ने भी ये बात कही है, और राजनीतिक पार्टियां भी अपने घोषणा पत्र में भी कोई देने की सोच रहा है क्या कि यार इसको घोषणा पत्र में रखा जाए? ये जो कई जैसे जो समाजवादी पार्टियां हैं,
जो अलग अलग बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो है हाँ, वो कई दल हैं जो इस बात को शामिल करते हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र में, हाँ, पहले से कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, और आप आने वाले दिनों में देखना, ये कांग्रेस का जब अगला घोषणा पत्र बनेगा हाँ, तो इसमें कुछ ना कुछ इसके संबंध में होगा। हम्म, तो ये बात नेताओं के बीच में जारी है, वो अंदर ही अंदर इसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि समाज इसके ऊपर जिस दिन जागेगा तब वो बोलना शुरू करेंगे। हाँ, तो ये सामाजिक संगठनों का काम है, हाँ, क्योंकि अपने राजनीतिक दल इतने परिपक्व नहीं है कि वो हाँ। सामाजिक सवालों को खड़ा करेंगे। उनको डर भी रहता है कि भाई हमारा ये वर्ग नाराज हो जाएगा, हमारा वो वर्ग नाराज हो जाएगा। तो ये हम लोगों का काम है, ओबीसी एससी। ये जो कल आपने नागौर के अंदर जो मीटिंग की ना शंकर जी राकड़ के साथ में और वो हितकरण जी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। वो क्या है कि उनकी बात का असर होता है, वो लोगों की नब्ज को जानते हैं और अपनी भाषा में बात करते हैं। तो वो कहाँ मिल गया और किस तरीके से लिया उन्होंने, इस बात को किस तरीके से लिया, उनका रेस्पॉन्स क्या था? नहीं, उनका रिस्पांस तो अच्छा ही था। वो मतलब मीटिंग थी तो वो आए, उनको बुलाया होगा शंकर लाल जी ने। हाँ, हाँ, तो वो मीटिंग में ही आए थे। हाँ, वो है तो वैसे जाहिल के, लेकिन हाँ, आए हुए होंगे, यहाँ आए उन्होंने बुला लिया। हाँ। हाँ, तो उनका तो वही कहना था कि भाई यदि हम ठान लें तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन उनका यही कहना था कि इसके लिए हमें बहुत मतलब काम करना पड़ेगा, ये इतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जैसे जो समाज को त्याग समर्पण करना पड़ेगा। तो इस तरह का उनका रुझान आप जब अब आपका जैसे जोधपुर है जाने का, हाँ। तो जोधपुर के अंदर UR बेनीवाल को तो आप जानते ही हो। हाँ। पहले से ये आजाद, ये अपने जो ओबीसी का ये आरक्षण की जो बात थी ना, ये शुरुआत UR बेनीवाल ने की थी और उसमें ये जूनियर अकाउंटेंट थे गवर्नमेंट के अंदर, और इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा और नौकरी भी इनसे निकाल दिया गया, नौकरी को। तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया इस बात का, और परिणाम ये हुआ कि ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया। अब जो आप ये यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो जाता है तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वो अभी भी काम कर रहे हैं इस पर, ये जातिगत जनगणना वाली जो बात आ रही है ना, उस मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना का ये जो योगेंद्र यादव और एक वो लक्ष्मण यादव की, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो किताब जिसकी चर्चा चल रही है आजकल, तो इन लोगों की मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, सुन रहा था, तो उधर से भी ये बात आ रही है। मतलब ये एक मंथन तो चल रहा है कहीं न कहीं। तो गांवों के अंदर जब आप जाते हो तो क्या गांवों के लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं? इसका कोई रेस्पॉन्स मिलता है गांव के आदमी से? नहीं, रेस्पॉन्स तो मिल रहा है जब हम उनको बताते हैं, समझाते हैं। ये बात तो उनको समझ में आ ही रही है कि भाई हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। उनको ये बात भी समझ में आ रही है कि सरकारी तंत्र में अब कितनी नौकरी बची है। ये बात उनको समझ आ रही है। उनको ये भी समझ में आता है जब वो देखते हैं सारे प्राइवेट लोगों को कि भाई वहाँ कौन लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा संवाद करने की जरूरत है। और क्योंकि मैं तो ये एक तरह से पहला प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम ऐसा कोई तुरंत कोई प्रतिक्रिया भी मुझे अभी नहीं दिख रही है कि भाई वो एकदम बहुत कोई जागरूक हो। इसके लिए हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। नहीं तो ये यात्रा तो आपकी खत्म हो जाएगी बाड़मेर जाकर के, उसके बाद में इस संदर्भ में आपकी कोई? इसके बाद मेरी इसके लेके एक योजना है। पर मैं वो बाड़मेर जाने के बाद ही उसको थोड़ा लोगों से उसके बारे में बात करूंगा और उसको फिर उस पे मैं थोड़ा काम करूंगा। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि मेरे को बाड़मेर तक यात्रा करनी। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी आपके साथ में बात करके। धन्यवाद सर।